नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज से भारत दौरे पर आ रहे हैं। प्रचंड 31 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यहां पहली द्विपक्षीय विदेशी यात्रा होगी। प्रचंड के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। नेपाल पीएम का भारत दौरा काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि ड्रैगन की कूटनीति सहित कई समझौते पर मोहर लगेगी। वहीं यात्रा के दौरान प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर चौथी बार भारत आ रहे प्रचंड को इसे लेकर संसद में भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते बहुत करीब होते हुए भी बहुत जटिल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज, आपके साथ मैं हूं रानी नागर। कुछ ऐसे सवाल जो नेपाल सालों से उठाता रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। आइए आज के प्रोग्राम में इन सवालों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, नेपाल भारत सीमा समस्या। नेपाल और भारत के अधिकारी कहते रहे हैं कि 98% सीमा क्षेत्र की मैपिंग हो चुकी है, लेकिन सर्वेक्षण विभाग के पूर्व महानिदेशक और सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ का कहना है कि दोनों देशों के बीच करीब 606 वर्ग किलोमीटर के इलाके को लेकर विवाद है। उनका कहना है कि काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा में 372 वर्ग किलोमीटर, गंडक क्षेत्र स्थित सुस्ता में 145 वर्ग किलोमीटर और शेष 69 स्थानों में लगभग 89 वर्ग किलोमीटर पर अतिक्रमण किया गया है। नेपाल और भारत के बीच 1981 से ही सीमांकन का काम शुरू किया गया था। साल 2005 में पश्चिमी नेपाल में दार्चुला के गरबांग क्षेत्र में सीमा सर्वेक्षण पर गए नेपाल और भारत के सीमा तकनीशियनों के बीच महाकाली नदी कहां से निकलती है, इसी बात पर सहमति नहीं बन पाई थी। साल 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं ने सीमा मुद्दे को हमेशा के लिए ठीक करने का संकल्प लिया था। बुद्धि नारायण श्रेष्ठ कहते हैं कि समस्या पहले से जटिल हो चुकी है और तकनीकी दक्षता के बजाय राजनीतिक और कूटनीतिक तंत्र की भूमिका अधिक अहम है। वो कहते हैं, माउंट एवरेस्ट किसका है, इसे लेकर नेपाल और चीन के बीच भी टकराव था। तकनीकी स्तर पर इसका समाधान नहीं हुआ। जब ये मुद्दा नेपाली पीएम बीपी कोइराला और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के स्तर पर गया, तो चीन ने माना कि माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल की है। राजनीतिक स्तर पर बातें आगे बढ़ती है, वरना नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद सुलझने वाला नहीं। श्रेष्ठ के अनुसार नेपाल और भारत के तकनीशियन अभी भी सीमांकन के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। नंबर 2, काला पानी चेक पोस्ट और नक्शा विवाद। साल 1816 में नेपाल और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगोली संधि में महाकाली नदी को सीमांत नदी माना गया था, लेकिन महाकाली नदी के उद्गम को लेकर नेपाल और भारत के बीच चल रहे विवाद के चलते दोनों देश काला पानी पर दावा करते रहे हैं। नेपाली अधिकारी कहते हैं कि संधि के बाद बनाए गए कई मानचित्र काला पानी को नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाते हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस बात के सबूत है कि भारत के ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिलने के बाद भी स्थानीय लोगों ने कई सालों तक नेपाल को टैक्स दिए। साल 1951 में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे पैदा होने वाले जोखिमों के मद्देनजर भारतीय चेक पोस्टों को नेपाल की उत्तरी सीमा की ओर रखा गया था। नेपाल भारत सीमा विवाद। महाकाली और सुस्ता पुस्तक के अनुसार काला पानी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी कब से शुरू हुई, इसकी अलग अलग तारीखें हैं, लेकिन चीन के साथ युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद 1962 में भारतीय सुरक्षा दस्तों की वहां मौजूदगी मजबूत हुई थी। पंचायत काल में पूर्व प्रधानमंत्री कीर्तिनिधि बिष्ट के कार्यकाल में भारतीय सेना की चौकियों को हटा दिया गया, लेकिन काला पानी में भारतीय सैनिक वही रह गए। हालांकि कुछ का कहना है कि राजा महेंद्र ने अस्थायी रूप से भारतीय सैनिकों को इलाके में रहने की अनुमति दी थी। इसका कोई ठोस सबूत नहीं दिखता है। काला पानी सार्वजनिक बहस का मुद्दा बन गया जब 1996 में नेपाल और भारत के बीच महाकाली संधि को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। अब तक यहाँ समझौता लागू नहीं हो पाया है, जिसका एक मकसद महाकाली पंचेश्वर परियोजना बनाना भी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने विपक्षी नेता माधव कुमार नेपाल को लिखी चिट्ठी में जिक्र है कि महाकाली के स्रोत का पता लगाने और उसकी मैपिंग करने के लिए एक संयुक्त सर्वेक्षण दल भेजने के लिए नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक सीमांकन के बाद किसी भी विदेशी सैनिक को नेपाल
इलाके के अंदर रुकने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साल 1997 में भारत के तत्कालीन पीएम इंद्र कुमार गुजराल की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने काला पानी समेत अन्य इलाकों के बारे में 1 महीने के अंदर जरूरी सबूतों का अध्ययन करने और सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिया, लेकिन वादा पूरा नहीं हो सका। 2014 में पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिवों को निर्देश दिया गया कि काला पानी और सुस्ता विवादों को सीमा संबंधी विदेश सचिव स्तरीय बातचीत की मदद से हल किया जाए, लेकिन एक बार भी उनकी बैठक नहीं हुई है। बल्कि चीन और भारत ने लिपुलेख में एक व्यापार चैनल खोलने पर सहमति जताई, जिसके खिलाफ नेपाल ने दोनों देशों के साथ विरोध दर्ज कराया। भारतीय एक्सपर्ट का कहना है कि 1954 से 2015 के बीच दोनों देशों में कई समझौते हुए और बयान जारी हुए, लेकिन नेपाल ने कोई सवाल नहीं उठाया। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो निहार नायक ने लिखा है, अगर लिपुलेख विवादित क्षेत्र था तो नेपाल ने उस समय इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। सड़कों के निर्माण पर नेपाल की नाराजगी की खबरों के बीच भारत ने 2019 में कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के लिए अपना नक्शा अपडेट किया। उस मानचित्र में काला पानी क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में रखा गया था। जब उसको लेकर नेपाल ने नाराजगी जताई तो भारत ने कहा कि यहाँ सालों से इस्तेमाल की जाने वाली सीमा है। कोविड महामारी के चलते दिल्ली ने इस मुद्दे पर तत्काल संवाद की कोई इच्छा नहीं दिखाई, तो दूसरी तरफ नेपाल ने भी अपने नक्शे को अपडेट किया और लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी इलाकों को कवर करते हुए मैप जारी किया। उसके बाद नेपाल भारत संबंधों को सामान्य होने में महीनों लग गए। अब यहाँ नक्शा नेपाल के संविधान का अंग बन चुका है, इसलिए सीमा समस्या के समाधान के लिए नेपाल में व्यापक सहमति बनाने की जरूरत है। नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के सलाहकार रह चुके पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई कहते हैं, यह मुद्दा अब संविधान में ही शामिल है। संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं कर सकता। दोनों देशों के बीच एक विशेष रिश्ता है और किसी को भी इसे जटिल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल के रजन भट्टराई का कहना है कि जिस तरह नया नक्शा जारी किया गया था, उसी तरह सीमा मुद्दे को भी राष्ट्रीय सहमति से हल किया जाना चाहिए। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि तत्कालीन नेपाली पीएम दौबा ने जब पिछली बार भारत का दौरा किया था तो सीमा का मुद्दा उठा था। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के अनुसार दोनों पक्षों ने जिम्मेदारी से और राजनीति से दूर रहते हुए दोस्ताना संबंधों के आधार पर इसे हल करने पर सहमति व्यक्त की थी। नंबर 3, एक्सपर्ट समूह की रिपोर्ट। नेपाल के विपक्षी नेता और कई विशेषज्ञ भारत पर विशिष्ट समूह की रिपोर्ट को स्वीकार करने के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप लगा रहे हैं। असल में 2011 में नेपाल के पीएम बाबूराम भट्टराई और भारतीय पीएम मनमोहन सिंह के बीच विशिष्ट समूह बनाने पर सहमति बनी थी और इसने 2016 में अपना काम आगे बढ़ाया। इस समूह को दोनों पक्षों का संबंध अध्ययन करने और इस बारे में सिफारिशें करने के लिए कहा गया था कि नेपाल और भारत के 4 विशेषज्ञों वाले समूह ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन नेपाल के सदस्य राजन भट्टराई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 5 साल बीत जाने के बाद भी विशिष्ट समूह के सदस्य रिपोर्ट पेश नहीं कर सके। प्रारंभिक बैठक भी नेपाल में हुई थी और पिछली बैठक नेपाल में हुई थी, इसलिए यहाँ निर्णय लिया गया कि पहले भारत को रिपोर्ट सौंपी जाए। हमारे पास हस्ताक्षरित रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री के स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार किए गए कार्यों की रिपोर्ट तक पर ध्यान न देने के कारण अब गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि दोनों देशों के बीच संबंधों की कितनी विश्वसनीयता है। कुछ लोग कहते रहे हैं कि यदि भारत रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता है तो इसे एक तरफा रूप से नेपाली प्रधानमंत्री को प्रस्तुत किया जाना चाहिए या इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। लेकिन भट्टराई ने कहा कि कोई भी एक तरफा फैसला लेने से पहले हमें यहाँ देखना चाहिए कि इसका क्या फायदा है। सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में इस रिपोर्ट को लेकर पीएम प्रचंड से सवाल किए, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पिछले साल मई में भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने एक भारतीय पत्रकार से कहा था कि कुछ लोगों की रिपोर्ट तक पहुंचे। उन्होंने यहाँ भी कहा कि रिपोर्ट जमा करने के बाद भी इसकी समीक्षा की जाएगी। नंबर 4, हवाई मार्ग के एंट्री पॉइंट। अधिकारियों का कहना है कि 1 दशक से अधिक समय हो गया है जब नेपाल ने भारत से ठप हवाई मार्ग खोलने को कहा था। 2014 में जब पीएम मोदी ने 17 वर्षों के अंतराल के बाद नेपाल का दौरा किया
तो नेपाली पक्ष ने भारत से जनकपुर, भेरहवा और नेपालगंज से 3 और हवाई मार्ग प्रदान करने की अपील की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने हवाई सेवा समझौते को सुलझाने के लिए संबंधित एजेंसियों को 6 महीने के भीतर बैठक करने का निर्देश दिया था। पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल तक 5 बार नेपाल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन हवाई मार्ग को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक राजकुमार छेत्री कहते हैं, पश्चिम से आने वाले सभी विमानों को सिमरा आना पड़ता है। उन्हें सिमरा से काठमांडू आना पड़ता था, अब उन्हें भेरहवा और पोखरा भी पहुंचना पड़ता है। ऐसा करने में अधिक समय लगता है। उन्होंने नेपाल से बाहर निकलने के लिए भेरहवा और महेंद्र नगर से 2 हवाई मार्ग दिए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उन मार्गों को भी खोलने की अपील की गई है। वे कहते हैं, गोरखपुर हमारा सैन्य रणनीतिक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ मुश्किल है। कोई मुश्किल हो तो हम महेंद्र नगर से ही प्रवेश करने को कह रहे हैं। हमने इसकी मांग की ताकि वहां से प्रवेश करते हुए भी हम सीधे भेरहवा और पोखरा में उतर सके। उन्होंने बताया कि भेरहवा में 32 अरब रुपए की लागत से निर्मित हवाई अड्डे पर स्थापित इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के संचालन के लिए अभी भारत से अनुमति प्राप्त की जानी है। उनके अनुसार भारत की सहायता अनिवार्य है, क्योंकि भेरहवा पहुंचने वाले विमानों को सिस्टम के तहत कम समय के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है, जो खराब मौसम में विमान को स्वचालित रूप से लैंड करने के लिए उपयोग किया जाता है। उन उपकरणों का उपयोग नहीं करने के बाद जो जहाज खराब मौसम के दौरान काठमांडू में नहीं उतर सकते, उन्हें भारत या बांग्लादेश जाना पड़ता है। उसके कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। भेरहवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक चीनी ठेकेदार द्वारा एशियाई विकास बैंक से कर्ज लेकर बनाया गया था। इस हवाई अड्डे का पिछले साल संचालन शुरू हो गया। हालांकि यहां से भारत की कोई सीधी उड़ान सेवा नहीं है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे चीनी कर्ज लेकर बनाया गया था, यहाँ भी अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं है। कुछ जानकार कहते हैं कि निर्माण में चीन के शामिल होने की वजह से भारत एयरपोर्ट में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। ये तो हो गई पुरानी बातें, अब कर लेते हैं कुछ नई बातें जो फिलहाल चर्चा में है। 3 बार टल चुका भारत दौरा। आपको बता दें, नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड का भारत दौरा इससे पहले 3 बार टल चुका है। जानकारी के मुताबिक प्रचंड ने इस यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं इस विश्वास के साथ भारत की यात्रा कर रहा हूं कि एक नया इतिहास रचा जाएगा। नेपाल और भारत दोनों देशों के लिए यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगी। कई समझौते पर हो सकते हैं हस्ताक्षर। प्रचंड का यहाँ भारत दौरा काफी अहम साबित हो सकता है। दरअसल इस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर विचार किया जा सकता है। इसमें से एक डिजिटल भुगतान का समझौता होगा, जिसके जरिए ई-वॉलेट का उपयोग करके सीमा पार भुगतान किया जा सकेगा। इसके अलावा दारचूला जिलों और कंचनपुर में महाकाली नदी के पार पुलों का निर्माण पर भी और भी कई समझौते हो सकते हैं। कानूनी संबंधी संधि पर होगा विचार। द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में आपसी कानून सहायता संधि यानी MLAT पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ट्रांजिट पावर ट्रेड को लेकर भी बातचीत हो सकती है, जिसके लिए नेपाल और बांग्लादेश लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।